श्री जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो उनको इंडिया का आर्किटेक्ट भी माना जाता है, उनको किताब दिया गया आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कई बार उन पे सवाल भी उठे और कई लोग उन्हें बहुत अच्छा भी मानते। तो एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि क्या वो एक ख़राब पर्सनालिटी थे, क्या वो एक ब्लंडर थे, या वो एक आर्किटेक्ट थे और उन्होंने इंडिया को संवारा, उसे अच्छा बनाया। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ उनके कहानियाँ बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वो एक्चुअली में क्या थे, ब्लंडरर थे या आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो फर्स्ट स्टोरी है द खान ऑफ कलत की। जो खान ऑफ कलत है वो कलत के किंग थे। इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के आसपास की ये जगह है। और 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिशर्स से और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस समय इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कुछ पेपर्स भेजे थे साइन करके, जो क्लियरली बताता कि किंग जो थे वो चाहते थे कि उनका जो पार्ट है, उनका जो किंगडम है, वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हो जाए और इंडिया का पार्ट बने, ना कि पाकिस्तान का। तो उन्होंने सारे पेपर साइन किए और क्लियरली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वो राज़ी है इस चीज़ से। साइन करके पेपर्स भेज दिए जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो तभी के प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू के पास लेटर्स आए, उन्होंने पढ़े और उन्होंने, मालूम नहीं उनके पास वो क्या उस समय उनके माइंडसेट थे कि उन्होंने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। और उसके बाद ही तुरंत बाद पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बलूचिस्तान पे अटैक किया और पूरे बलूचिस्तान को कब्ज़े में ले लिया। तो जो अगला एपिसोड है वो शायद काफ़ी लोगों को इसकी पार्शियल स्टोरी पता होगी, फुल स्टोरी पता नहीं होगी, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो वो है अभी हैदराबाद की स्टोरी। तो हैदराबाद के अंदर जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया का हिस्सा ना बनकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये टाइम के लिए उन्होंने जब देखा कि इंडिया ये चीज़ नहीं करने देगा, तो उन्होंने 2 लाख लोगों की आर्मी तैयार की, प्राइवेट आर्मी खुद की। और उसी समय करीब 30 to 40,000, 30 से 40,000 हिंदुओं का मर्डर करवाया, खुली छूट दे दी, मार डालो हिंदू को। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है, हमें हमारी फोर्स लेके, हमारी आर्मी लेके निज़ाम के आर्मी पे अटैक करना होगा, ताकि वो समझे कि इंडिया में उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि प्यार से ट्राई कर लिया था, नहीं माने और उन्होंने ये रिबेलियस स्टेप लिया था। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने प्लान बना लिया था कि आर्मी के साथ जाऊंगा, अटैक करूंगा। अब सीधी उंगली से नहीं मान रहा है तो उंगली टेढ़ी करके उसे समझाऊंगा कि तुझे इंडिया में मर्ज होना ही पड़ेगा। अब ये प्लान लेके हमारे तभी के होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गए जवाहरलाल नेहरू के पास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको ये पूरा प्लान बताया कि सर मेरा ये प्लान है, इस तरीके से हम अटैक करेंगे ताकि निज़ाम शांत हो जाए और इंडिया का पार्ट बन जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उनकी इंसल्ट की, उन्हें ह्यूमिलिएट किया और उन्हें बताया कि आपकी जो थिंकिंग है वो कम्युनिस्ट थिंकिंग है और ये थिंकिंग इंडिया के लिए नहीं चलेगी, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। अब इस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और थैंकफुली आज के समय में हमें प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने ये बात नहीं मानी और उन्होंने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया, निज़ाम पे अटैक करवाया और निज़ाम को मजबूर किया कि वो अपने घुटने पे आए और इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये चीज़ नहीं हुई रहती तो ज़रा सोचो कि इंडिया के मैप में हैदराबाद का एक छोटा सा जो जगह है वो आज पाकिस्तान में होता और इंडिया के अंदर एक छेद हुआ रहता जो पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो समझो कि वो इनडायरेक्टली तो इतने वॉर कर रहा है, जब छेद हो गया रहता, जब हैदराबाद का हिस्सा भी पाकिस्तान का रहता, तो क्या वॉर्स होते, कितने राइट्स होते, तो बहुत ही हॉरिफिक सिचुएशन हो जाती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था। आपको क्या लगा, ये स्टेप ज़रूरी था नहीं था, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड एपिसोड के बारे में। तो थर्ड स्टोरी हमारे करंट दोस्त चाइना के रिलेटेड है। 1950s का दौर चल रहा था और यूएस ने हमें UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट देने का ऑफ़र दिया। अब जब ये ऑफ़र आया तो आपको क्या लगता है, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, डिक्लाइन किया? जी हाँ, डिक्लाइन किया। आप भी सोच रहे रहेंगे क्यों किया, लेकिन ये हमारे
प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की माइंडसेट थी कि उन्होंने क्यों डिक्लाइन किया। और जब उन्हें रीज़ाइन पूछा तो रीज़न उन्होंने कहा कि चाइना हकदार है इस चीज़ का, इंडिया नहीं। अब ये बात तो गई। सेकेंड टाइम फिर से जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और यूएसएसआर यानी कि रशिया के बीच में, तब ये दोनों एनिमी साथ में अलायंस बन के आए और उन्होंने फिर से एक बार 1955 में इंडिया को ऑफ़र की परमानेंट सीट एट यूएनएससी। फिर से हमारे प्यारे नेहरू जी ने रिफ्यूज़ किया कि भाई हमें मत, चाइना को ये सीट दो। और आज चाइना किस तरीके से इसको इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहा है यूएन प्लेटफॉर्म में, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो खैर ये तो और एक स्टोरी हो गई, ऐसी बहुत स्टोरीज़ है और इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टोरी के लिए। तो फोर्थ स्टोरी सोमनाथ मंदिर के रिलेटेड है और ये स्टोरी में भी जवाहरलाल नेहरू जी का कनेक्शन है। कैसे है ये आप आगे देखिए। तो हमारे उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था कि औरंगज़ेब ने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, तो सोमनाथ मंदिर को कैसे वापस से रिस्टोर किया जाए और उसे फिर से रिस्टोर करके इनॉग्रेट करते हैं। अब जब ये प्लान रखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के सामने, तो उन्होंने इसे अपोज किया और कहा कि एक टर्म दिया, इंग्लिश टर्म है हिंदू रिवाइवलिज्म, यानी कि हिंदुत्व को फिर से जागरूक करना। अगर आप ये प्लान एग्जीक्यूट करते हो तो आप हिंदुत्व को जागरूक करते हो। जी हाँ, ऐसा टर्म उन्होंने यूज़ किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उन्होंने कहा था कि प्लान मत करो, मत बनाओ मंदिर, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है तो गलत है, उसके सामने अपोज करने के लिए बिल्कुल नहीं डरते और उन्होंने भाई रिस्टोरेशन का काम शुरू करवा दिया। अपोज करने के बावजूद रिस्टोरेशन का काम शुरू करवा दिया, मंदिर रेडी हो गया। अब बात आई इनॉग्रेशन की, तो इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने हमारे तब के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको बुलाया। तो नेहरू ने उनको एडवाइस किया कि आप मत जाओ इनॉग्रेशन के लिए, आप ये सब मैटर से दूर रहो, क्योंकि आप जब ये सब करोगे तो ये थोड़ी कम्युनलिज्म चीज़ हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम को भड़का सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें एसोसिएट हो सकती है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, आप मत जाओ इनॉग्रेशन में। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने भी सोचा कि नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है, ये हिस्टोरिक प्लेस थी और इसे रिस्टोर करके इनॉग्रेट करना ज़रूरी था। तो वो गए, इनॉग्रेशन किया और सक्सेसफुली आज लाखों लोग सोमनाथ मंदिर जा भी रहे हैं। तो ये सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बदौलत ही संभव हो पाया कि रिस्टोर हुआ सोमनाथ मंदिर, वरना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके कुछ और ही प्लान्स थे। तो जो फिफ्थ स्टोरी है, वो फिफ्थ स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी में जो तब के यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, उन्होंने इंडिया को हेल्प ऑफर की थी और कहा था कि आप न्यूक्लियर परीक्षण कीजिए इंडिया में, तो आप एशिया में पहली कंट्री होगी जो ये चीज़ करेगी, न्यूक्लियर पावर जिसके पास होगी, फर्स्ट कंट्री आप बन जाओगे। तब तक चाइना ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी टेस्ट नहीं किए थे न्यूक्लियर के, और यूएस ने इंडिया को ऑफ़र की थी कि हम आपको पूरी हेल्प देते, आप ट्रायल कीजिए। और तभी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने डिक्लाइन कर दिया ये चीज़ और कहा कि हमें टेस्ट नहीं करना है। अब क्या उनका थॉट प्रोसेस थी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये चीज़ डिक्लाइन कर दी। काफ़ी कंट्रीज़ ने उसके बाद टेस्ट किए, इंडिया ने भी किए। पोखरान, आपने मूवी देखी होगी, पोखरान पिक्चर में क्लियरली बताया था, और तभी हम यूएस से छुप के टेस्ट कर रहे थे। तो आप सोचो उस टाइम पे यूएस सामने से मदद कर रहा था कि आप टेस्ट कीजिए। अब फ़ायदे क्या होते अगर हम वो टाइम पे वो टेस्ट कर लेते? पहली चीज़, हमारी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती। सेकंड, 1962 का चाइना के साथ जो वॉर था वो कभी होता ही नहीं, क्योंकि चाइना डर जाता था, क्योंकि चाइना के पास न्यूक्लियर पावर ही नहीं थी। और इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती तो सीधी सी बात है, चाइना डर जाता कि अगर कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे कंट्री पे छोड़ दिया तो, और उस हिसाब से वो कभी वॉर ही नहीं करता, ना ही हमारा अक्साई चीन चाइना के पास जाता। सेकेंड थिंग, 1965 का पाकिस्तान के साथ जो वॉर है वो भी नहीं होता। जब चाइना जैसी बड़ी कंट्री डर जाती, पाकिस्तान तो सीधा तरीके से डर जाता था और कभी 1965 का वॉर भी नहीं होता। तो हम अगर ये चीज़ कर लेते थे और यूएस के हेल्प के साथ, ये वर्ड याद रखिएगा, यूएस के हेल्प के साथ, क्योंकि पोखरान में यूएस हमारे अगेंस्ट था, वो चाहता नहीं था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करें, यहाँ वो खुद ही ऑफर लेके आया था। तो हम 2 युद्ध रोक सकते थे, हमारे टेरिटरीज हमारे पास रहती थी और हमारे सोल्जर्स भी शहीद नहीं होते थे। तो ये थे कुछ एपिसोड्स जो डिस्क्राइब करते हैं पर्सनैलिटी ऑफ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर
श्री जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में आप अभी खुद डिसाइड कीजिए कि वो क्या थे, ब्लंडरर थे या आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया थे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। और इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसके अंदर हम इनके और कई एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे, फिर एक बार डिसाइड करेंगे कि क्या वो ब्लंडरर थे या आर्किटेक्ट थे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।